हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, कहाँ कब और कैसे। ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है वो चौथा वीडियो होगा इस चैप्टर का, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही लंबा है और इन सभी चीज़ों को, इन जितने भी टर्म्स है, जितनी भी बातें हैं, उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए छोटे छोटे थोड़े थोड़े करके समझना चाहिए, जिससे जो बातें हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आए और आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे। ठीक है। ऐसा एक पीरियड है कि देखते देखते वीडियो लगे अरे अभी ये क्या है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया है कि छोटे छोटे वीडियोज में बनाए हैं इस चैप्टर को, जिससे आपको समझने में क्या हो, आसानी हो, आप लोगों को फायदा हो। ठीक है। तो आइए आगे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर 3 में जहाँ से हमने पढ़ना कंप्लीट किया था वहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों को बच्चों क्या पढ़ना था, ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ना था। क्या पढ़ना था? ऐतिहासिक स्रोत। अब ये ऐतिहासिक स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग क्लास 6 में पढ़ रहे थे कि क्लास 6 का जो इतिहास है, जो क्लास 6 में हमें क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं? प्राचीन इतिहास कभी तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब बहुत समय पहले, मान लीजिए आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी, और 1000 साल पहले जो घटनाएं हुई थी उस समय जो व्यक्ति मौजूद थे, आज वो व्यक्ति तो मौजूद नहीं है। तो वो जो बातें हैं वो कौन बताएगा? तो वो बताने के लिए क्या है, वो हम कुछ कुछ ऐसी जो वस्तुएं हैं, या फिर उन लोगों ने कुछ किताब लिखी होंगी उस समय, अपने अपने समय में 1000 साल पहले जो किताबें लिखी गई थी, जो लोग कुछ जो वस्तुओं का यूज करते थे, अगर वो हमें वस्तु मिल जाए, वो किताबें मिल जाए, तो हम उन चीज़ों को पढ़ करके, उन चीज़ों को समझ करके हम बता सकते हैं कि वो लोग क्या क्या कार्य करते थे, कौन कौन से घटनाएं होती थी। ठीक है। तो वही सारी चीजें क्या कहलाती है? ऐतिहासिक स्रोत कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐतिहासिक स्रोत, जो कि इतिहास को जानने के साधन के लिए के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम लोग इतिहास को जिस साधन से जानते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक स्रोत बोलते हैं। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या कर रहा है कि जो इतिहासकार है वो अतीत की घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी कि जो इतिहासकार है वो क्या करते हैं? अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अतीत यानी कि जो पास्ट में, जो 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 2000 साल पहले जो घटनाएं हो चुकी है, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उन्हीं सब चीजों का जो अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इतिहासकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इतिहासकार बोलते हैं। अब देखो क्या करें कि और इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। अब इतने पुरानी घटनाएं हैं, उनको कैसे अध्ययन किया जाए, उसको कैसे समझा जाए, इस चीज को समझने के लिए वो अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। यानी कि वो लोग इतिहासकार इतिहास की घटनाओं को समझने के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, अगर सोच करके देखो, वो किताब का उपयोग करते तो वो भी ऐतिहासिक स्रोत कहलाएगा। मान लीजिए प्राचीन समय में जो कुछ बर्तन लोगों के द्वारा यूज की जाती थी, वो बर्तन भी क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक स्रोत कहलाएगा। जिस भवन में जो लोग रहते थे, अगर उस भवन का उपयोग किया जा रहा है इतिहास को समझने के लिए, तो वो भवन भी क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक स्रोत कहलाएगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब इसी को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखो क्या करें कि पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में समझ विकसित की थी। इन स्रोतों में लिखित रचना एवं अथवा पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र इत्यादि शामिल है। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इनमें विविधता भी आई। तो सोच करके देखो कि जैसा हमने प्राचीन समय में पढ़ा था, क्लास 6 में क्या पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास को समझने के जो साधन थे वो सीमित थे, लेकिन जैसे जैसे समय के हम करीब आएंगे, आज सोच करके देखो, आज से हमें 100 साल पहले कौन सी घटनाएं हुई थी, अगर उस चीज को समझना है तो उस चीज को समझने के लिए, उस घटना के बारे में जानने के लिए हमारे पास अथाह संसाधन मौजूद है, अथाह स्रोत मौजूद है, जिनसे हम आज से 100 साल पहले क्या घटनाएं हुई थी उन सभी चीजों को जान सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने समय से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे जो है वो चीजों को जानने के जो स्रोत है, जो संसाधन है, वो कम होते जाते हैं। तो हम लोग क्या करें, अपने समय के करीब आते जा रहे हैं। पहले हमने प्राचीन समय के बारे में पढ़ा था, आज से लगभग क्या है, 8000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 1,00,000 वर्ष पहले क्या घटनाएं हुई थी, उन चीजों को जान रहे थे क्लास 6 में। लेकिन हम लोग अब क्या करें, अपने क्लोज यानी कि 2022 के नजदीक आते जा रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि पहले तो पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास के बारे में, अब हम आ रहे हैं 750 से 1750 के बारे में, और क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे
1750 से लेके आज तक का जो समय टाइम पीरियड है उसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो उसके बारे में समझेंगे। तो हम लोग जैसे जैसे अपने क्लोज आते जाएंगे वैसे वैसे इतिहास के जानने के जो संसाधन है, जो स्रोत है, वो अधिकतर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे कि आज अगर हम मध्यकालीन इतिहास के को जानने के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे अगर बात करें पांडुलिपियां हो गया, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, भग्नावशेष चित्र हो गए, ये सभी के सभी आज भी मौजूद हैं जिनको हम पढ़ करके समझ सकते हैं। और क्या करें, किंतु प्रधानता लिखित सामग्री की ही रही है। क्या करें कि प्रधानता जो है वो लिखित सामग्री की रही है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 13वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा था। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में कागज का प्रचलन कब हुआ था, तो लगभग 13वीं शताब्दी में। इससे पहले जो लोग थे वो भोजपत्रों पे क्या करते थे, भोजपत्रों पे अपनी जो बातें वो पांडुलिपि लिखते थे हाथों से। लेकिन और आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये बताना है, इससे पहले वाला जो वीडियोज है उसमें हमने कहीं ना कहीं बताया है कि सबसे पहले कागज का उपयोग कौन से देश के द्वारा किया गया था। अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बता दीजिए कि कागज का सबसे पहला प्रयोग किस देश के द्वारा किया गया था, सबसे पहले कहां कागज का उपयोग हुआ था, और भारत में कब पहुंचता है, तो 13वीं शताब्दी में पहुंचता है। अब देखो क्या करें कि इस काल में लिखी गई पांडुलिपियों एवं प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित है। यानी कि 750 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में जितनी भी चीजें, चाहे वो पांडुलिपियां हो गई या प्रशासन से संबंधित राजा के द्वारा जो राजकाज होते थे जिनको लिखा जाता था, वो सब आज कहां पे सुरक्षित रखा गया है, तो अभिलेखागारों और पुस्तकालयों में रखा गया है। तो अगर बात करें कि अभिलेखागार और पुस्तकालय क्या होता है, तो अभिलेखागार वो जगह होता है जहां पे जो सरकार के द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको एक जगह पे एक बिल्डिंग में रख दिया गया है, वही क्या कहलाता है, अभिलेखागार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अभिलेखागार किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करा है, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐतिहासिक स्रोत का स्मरण करें जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में समझ विकसित की थी। यानी कि आपने कौन कौन से ऐतिहासिक, जैसे हम लोग जानते थे कि अगर वैदिक युग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो क्या था, वेद एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है जिससे हमें उस समय के जो क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या राजनीतिक स्थिति थी, उन सभी चीजों के बारे में, और धर्म का क्या मतलब कॉन्सेप्ट था, धर्म किस अवस्था में था, उन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो वेदों से प्राप्त होता है। ठीक उसी तरीके से क्या करा है कि इस काल में अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। यानी कि मध्यकालीन समय में, मध्यकालीन इतिहास में जो भी घटनाएं हुई थी वो हमें कहां से प्राप्त होती है, अभिलेख से। और अभिलेख होते क्या है, तो अभिलेख प्रायः पत्थरों, चट्टानों एवं ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे। हमारे देश में बहुत सारे मंदिरों, मस्जिद एवं गांवों में अभिलेख आज भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्या करें कि इस काल के स्रोतों में पांडुलिपियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है जिससे तत्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपियां हस्तलिखित सामग्री है, जैसा कि आप जानते हैं कि आरंभ में तारपत्रों एवं भोजपत्रों पर यह लिखी जाती थी और बाद में कागज पर लिखी जाने लगी। धीरे धीरे कागज सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा, और इस युग में आप पाते हैं कि प्रमाणित लिखित सामग्री जो है, प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से क्या हो गई, बढ़ गई। और ये पांडुलिपियां अनेक भाषाओं में जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हाथों से जो लिखित जो ग्रंथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी भाषाओं में लिखे जाते थे। और क्या करें कि इन्हीं पांडुलिपियों में फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते थे, और राजा क्या करते थे, अपना आदेश जो जारी करते थे। यानी कि राजा को मान लीजिए कोई कार्य करवाना है, कि अगर मान लीजिए राजा किसी को मंदिर, जो जमीन है वो दान में देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, राजा अपना ऑर्डर देगा, तो और राजा के ऑर्डर को जिस पेज पे लिखा जाता था वो क्या कहलाता था, फरमान कहलाता था। क्या कहलाता था, फरमान कहलाता था। और क्या करें कि अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि से संबंधित थे। वस्तुतः फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल में से संबंधित है, शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र के समस्त कृषि योग्य अन्य भूमि एवं उससे प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पादों पर शेख फैजुल्लाह के कुल या जो वंश है उनका नियंत्रण होगा, और उनकी मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारियों का क्या होगा, उसके ऊपर नियंत्रण होगा। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि एक राजा था जिसका क्या नाम था, एक मुगल शासक था जिसका क्या नाम था, औरंगजेब। और औरंगजेब क्या चाहता था कि वो एक व्यक्ति को कुछ भूमि दान के रूप में देना चाहता था, मतलब कुछ भूमि उसके नाम करना चाहता था। तो औरंगजेब ने अपना ऑर्डर जिस
आदेश को लिखवाया वो क्या कहलाया, उसका फरमान कहलाया। ठीक है, ये फरमान होता है। आगे हम लोग देखें तो इस फरमान से जागीरों को अनुवांशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। और क्या करें कि उन दिनों छापखाने नहीं थे, जैसे आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग का जो बुक है वो क्या है, छपा हुआ है, प्रिंटेड है, लेकिन उस समय ऐसा छापखाना मौजूद नहीं था, इसलिए लिपि क्या नकल नवीस उन पांडुलिपियों की प्रतिकृति यानी नकल तैयार करते थे, और कालांतर में प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती गई जो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफी भिन्न होने लगी। और देखो क्या करा है कि आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने के प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। अगर आप पीएमसीएच वाला जो रोड है अशोक राजपथ, उस रोड पे जाइएगा, पीएमसीएच जो हॉस्पिटल जहां पे मौजूद है, पीएमसीएच के वाला जो रोड है, उसी रोड में क्या है आपको एक ये वाला खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी देखने को मिल जाता है, वहीं पे स्थित है, उसी के बगल में स्थित है। तो वहां पे क्या है कि आप मध्यकालीन इतिहास को जानना चाहते हैं तो वहां पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है जिनको आप पढ़ करके मध्यकालीन इतिहास को समझ सकते हैं। और क्या करें कि इसमें अरबी एवं फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में जो मौलिक जानकारियां हैं वो हमें मिलती है। और क्या करा है कि उस समय यानी कि मध्यकालीन समय में उस समय की कई रचित जो पुस्तकें थी, ये चित्र अक्सर किताब के दूसरे पन्ने छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे, और इन लघु चित्रों को मिनिएचर कहते हैं। और लघु चित्रों को मुगल दरबार एवं उत्तर और दक्षिण भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला, और इन चित्रों में अधिकतर शाही दरबार, शिकार और लड़ाई के मैदान के रूप में चित्रण होता था। यानी कि उस समय अगर देखा जाए तो आप अगर उस समय के कुछ बुक्स को देखिएगा तो उस बुक्स के ऊपर बहुत सारी चित्र बनाए हुए होते हैं, छोटे छोटे चित्र, और उस चित्र से उस बुक को सजाया गया है। और ऐसे ऐसे चित्र जो है वो आने वाले जो मुगल शासक हुए या फिर जो दक्षिण भारत के जो राजा, दक्षिण भारत, उत्तर और दक्षिण भारत के जो राजा हुए, वो भी अपने दरबार में ऐसे ऐसे चित्रों को स्थान दिए, यानी कि अपने दरबार में भी ऐसे चित्रकारी करवाते थे। और क्या करें कि इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, जैसे कलहन की राजतरंगिणी इस काल की पहली ऐसी ऐतिहासिक रचना है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। यानी कि अगर आप राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन ने जो बुक लिखा है राजतरंगिणी, अगर राजतरंगिणी को पढ़ते हैं तो किसके बारे में लिखा गया है, कश्मीर के बारे में लिखा गया है। तो अगर आप कश्मीर के बारे में मध्यकालीन भारत को जानना चाहते हैं तो आप कलहन के द्वारा रचित जो राजतरंगिणी अगर उसको पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी जानकारियां उस समय की मिल जाएंगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें तो अल-बेरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद, तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है इसको, उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी मिलती है। मिनहाज उस सिराज कृत तबक ए नसीरी में मोहम्मद गौरी एवं गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं, शासन प्रबंध एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। अबुल फजल के अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक चित्रण है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राइटर हुए जिन्होंने बहुत अलग अलग राजाओं और साथ ही साथ अलग अलग राजवंशों के बारे में बुक्स लिखे। अगर आप उन राजवंशों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस बुक को पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी जानकारियां जो है वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। और क्या करें कि इसके अतिरिक्त और भी कई पुस्तकें इस काल की प्रमुख जानकारी के रूप में जाना गया है। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि यहां पे आप देख सकते हैं कि अफ्रीकी यात्रियों के वृतांत भी इस काल के इतिहास के अध्ययन में सहायक होते। तो देखो, एक तो होता था जो बुक्स लिखने वाले लोग थे, तो एक तो होता था राजा अपने दरबार में राजकवि को रखता था। अब जो राजा जो कुछ भी घटनाएं करेगा, जो कुछ भी निर्णय लेगा, उन सारी चीजों को लिखने के लिए एक दरबारी होता था, दरबारी कवि जिसको बोलते थे, दरबारी लेखक होता था, जो राजाओं की जितने भी, मान लीजिए राजा युद्ध करने गया, युद्ध में जीता या हारा, उन सारी घटनाओं को लिखता था। किस राजा के समय में कौन सा युद्ध लड़ा, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, उन सारी चीजों को लिखता था। तो एक तो वो बुक हो गया। दूसरा होता था कि राजा के दरबार में अलग अलग देशों से जो अलग अलग यात्री आते थे, या तो घूमने के लिए आते थे, या फिर पढ़ने के लिए आते थे, या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आते थे। तो बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग लोग भारत के राजाओं के दरबार में आते थे। तो जब ये लोग भारत के दरबार में आते थे, अलग अलग राजा के दरबार में आते थे, तो वो लोग भारत के बारे में लिखते थे। जिस राजा के दरबार में वो लोग जाते थे उस राजा के बारे में अपने बुक में लिखते थे, जिसको क्या बोला जाता है, यात्रा वृतांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, यात्रा वृतांत। अब देखो,
इतिहास के अध्ययन में ये, अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं तो इनके यात्रा वृत्तांत को भी पढ़ लीजिए। अगर आप इनके बारे में पढ़िएगा तो आप उस राजा के बारे में ऑटोमेटिक जानकारी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इतिहास को समझा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करा है कि इसमें सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। यानी कि एक अफ्रीका से एक यात्री आया था जिसका क्या नाम था, इब्न बतूता। क्या नाम था उसका, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता नाम था उसका, ठीक है। अब देखो क्या करा है, उसने जो बुक लिखा था, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत जो लिखा था, उसको क्या कहा जाता है, रेहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, रेहला कहा जाता है। और इब्न बतूता मराकस यानी कि मोरक्को का निवासी था। तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मोरक्को का निवासी था, ठीक है। विश्व यात्रा के दरमियान वो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से इकाई 3 में पढ़ेंगे। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इकाई 3 में। तो ये किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कि शासन काल में हिंदुस्तान क्या किया था, आया था और लगभग 14 वर्षों तक रहा था। और भारत आकर के कब रहा था, कितने वर्षों तक रहा था, 14 वर्षों तक रहा था। कौन रहा था, इब्न बतूता। इस अवधि के दरमियान उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश डाला है। यानी कि जब यहाँ पे रहा तो उसने देखा कि राजा का कार्य क्या होता है, राजा कैसे कार्य करते हैं, राजा के कितने आर्मी है, राजा युद्ध लड़ता है तो कैसे लड़ता है, राजा अपने जनता के लिए क्या कार्य करता है, राजा जो है वो जनता से कैसे टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में इसने लिखा। और क्या करा है कि सिक्कों के माध्यम से भी शासकों के तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती है। ये सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के बने होते थे। तो राजा क्या करते थे, सिक्के चलवाते थे। तो जब उनके सिक्के को हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें, जानकारियां मिलती है। और इन सिक्कों के शासकों के राज्यारोहण, समाज विस्तार, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासकों के साथ संबंध, उनके आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। तो अगर हम सिक्के देखते हैं तो सिक्के से बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारियां मिलती है। और क्या करा है कि तुगलक शासकों, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के बड़ी संख्या में मिले। अपने राज्य सासाराम के शासक शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए। इसे आप आज के संग्रहालयों में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप म्यूजियम में जाते हैं तो वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। और क्या करें कि इस काल के शासकों के शासन काल में निर्मित अनेक भव्य मंदिर, मस्जिदों, मकबरों एवं किलों से इस काल के धार्मिक जीवन तथा आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इनमें से कई इमारतों जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो के मंदिर आप भी देख सकते हैं। यानी कि इस समय राजा जो होते थे वो या तो मंदिर बनवाते थे, मस्जिद बनवाते थे, बड़े बड़े किले का निर्माण करवाते थे। तो अगर इन चीजों को देखते हैं तो आप बहुत सारी चीजों के बारे में समझ सकते हो, ठीक है। और क्या करें कि इस काल में बिहार की वास्तुकला का इतिहास भी स्मरणीय है। शेरशाह का सासाराम, जो कि रोहतास जिला स्थित मकबरा, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। और मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन भी एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो अगर आप पटना के आसपास है तो मनेर में भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, मनेर का किला। उसके बाद क्या करा है, उनका जो समाधि स्थल है मखदूम शाह का, वहां पे आप देख सकते हैं। और क्या करा है कि मध्यकाल में बिहार में निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित बैकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, प्रसिद्ध है। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को ही प्राप्त है। तो मानसिंह ने बिहार में भी बहुत सारे मंदिरों के निर्माण के लिए क्या किया था, दान दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे एक और वीडियो होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इतिहास की भूमिका, यानी कि इतिहास की क्या भूमिका होती है लोगों के जीवन में, उनके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।